हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आपका हम आज क्लास 9 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, क्योंकि आपको पता होगा इस बार एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों होगा। ऑब्जेक्टिव हम पूरा साइंस करा दिए हैं क्वेश्चन बैंक के साथ। 6 से 7 वीडियो है और एक मैराथन वीडियो है जिसमें टोटल 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 30 मिनट का। आप लोग अगर उसको देख लेंगे तो अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ तो आपका 40 में 40 आने से कोई नहीं रोक सकता। सभी वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो के लास्ट में भी आएगा। यहाँ पे हम आपको बताएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कैसे आपको लिखना है, जो आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। 2 नंबरिया या 3 नंबरिया या 5 नंबरिया क्वेश्चन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को सबके साथ शेयर करें। क्लास 9 साइंस, समझ गए? क्लास 9 साइंस सब्जेक्टिव, विज्ञान का सब्जेक्टिव है। इसमें पूरा बुक जो है आपका चैप्टर है उसको कवर कराया जाएगा इसमें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सब्जेक्टिव है ये, याद रखिएगा, मतलब बिना ऑप्शन वाला। ऊर्जा और शक्ति का ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो आप आंसर लिखिए और वहाँ पे लिखिए ऊर्जा का मात्रक। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। क्या है? जूल। और फिर लिखिए शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट, जिसको W से सूचित करते। हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। देखिए ऊर्जा का मात्रक जूल है, और अगर ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक पूछे तो kWh माने किलोवाट घंटा। इतने ही आप लोग याद रखिए। और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सब एग्जाम में आएगा आपका। किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित होती है? तो किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य मतलब लेम्टा, और आवृत्ति जो है इसको n से लिखते हैं, और वेग जो है v, ये दोनों किस प्रकार संबंधित है? v बराबर n लेम्डा। क्या होगा? v बराबर n लेम्डा। यही आपको लिखना है। कैसे आपको पूरा लिखना है बताते हैं। पहले आंसर देना है आपको, उसके बाद लिखना है तरंग दैर्घ्य। क्या होता है? तरंग दैर्घ्य लेम्डा। फिर आवृत्ति, आवृत्ति क्या होता है? n। फिर है वेग, वेग क्या होता है? v। फिर लिखना है, क्या लिखना है? v बराबर n लेम्डा। हो गया, इतना ही आपको लिखना है, 2 नंबर मिल जाएगा। हो गया, समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए अब आगे चलते हैं। H2O का आणविक द्रव्यमान। H2O आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? या परमाणु भार H2O। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, 2 गो है। H2 मतलब हाइड्रोजन 2 गो है, तो 1 गुना 2 बीच में प्लस देंगे। ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 + 16 बराबर 18U। यही हुआ आंसर। इसी तरह आपको बनाना है। परमाणु द्रव्यमान जो है वो परमाणु संख्या का 2 गुना होता है लगभग। हाइड्रोजन H1 तो परमाणु द्रव्यमान 1, ऑक्सीजन O8 तो द्रव्यमान 16। इस तरह करके आप लोग बना सकते हैं। H2O का द्रव्यमान कितना है? 18U। हो गया आपका। या 18 ग्राम प्रति मोल भी लिख सकते हैं। परमाणु द्रव्यमान को ग्राम प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। 1 मोल से आप क्या समझते हैं? तो देखिए इसको क्या लिखिएगा, 1 मोल से आप क्या समझते हैं? तो कैसे लिखेंगे इसको? 1 मोल किसी भी पदार्थ की वह मात्रा है। लिखिए 1 मोल किसी भी पदार्थ की वह मात्रा है। एक मोल किसी भी पदार्थ की वह मात्रा है। लिखिए आप लोग। एक मोल किसी भी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें अवोगाद्रो संख्या मतलब 6.022 गुना 10 पे पावर 23 कण होते हैं। अब कण के जगह आप लोग परमाणु, अणु या आयन लिख सकते हैं। तो 1 मोल किसी भी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें 6.022 गुना 10 पे पावर 23 कण होते हैं। तो 1 मोल बराबर कितना होगा? 6.022 गुना 10 पे पावर 23। 1 मोल जो है, 1 मोल जो है ये Na के बराबर होता है। Na को अवोगाद्रो संख्या बोलते हैं, इसका मान होता है 6.022 गुना 10 पे पावर 23। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु के द्वारा किया जाता है? 5 नंबर, इसका आंसर होगा राइबोजियम। राइबोजियम, राइबोजियम
राइजोबियम, राइजोबियम। एड्स नामक विषाणु किस के कारण होता है? एड्स जो है वायरस से होता है, जिसको विषाणु बोलते हैं, इंग्लिश में लिखिएगा वायरस, विषाणु। इसका नाम है HIV वायरस, HIV वायरस। क्या नाम है? HIV वायरस। तो क्या लिखिएगा? एड्स नामक बीमारी किस विषाणु के कारण होते हैं? तो आंसर लिखिएगा HIV वायरस, मतलब विषाणु, HIV विषाणु। वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है? तो वायुमंडल में यहाँ पे लिखिएगा 78% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। 78 नहीं रहे तो आप लोग ऑप्शन वाला सवाल में 79 को भी टिक मार सकते हैं, लेकिन 78 सबसे उपयुक्त आंसर है। हो गया, यही है सब्जेक्टिव। तो कैसे लगा आप लोग को क्वेश्चन? ध्यान से बताइए, देखिए और बताइए हम लोग को। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ध्यान से देखिए। एक जूल क्या है? उस भौतिक कारण नाम बताइए जिसका मात्रक जूल है। तो जूल किसका मात्रक है? तो दोनों का मात्रक जूल है, कार्य और ऊर्जा। जूल क्या है? जैसे W बराबर F गुना S, मतलब अगर किसी वस्तु में 1 न्यूटन बल लगाएंगे और वस्तु 1 मीटर विस्थापित होगा तो कार्य हुआ 1 जूल। समझ गए? तो 1 जूल क्या है? 1 जूल क्या है? जब 1 न्यूटन बल लगाकर, लिखिए इसका परिभाषा लिखिए, जब 1 न्यूटन बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में, जब 1 न्यूटन बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर तक ले जाया जाता है या विस्थापित किया जाता है तो उसे 1 जूल कहते हैं। अरे इसको बना लीजिएगा, समझ गए? और किसका मात्रक जूल है? तो दोनों का लिख लीजिए, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल है। दोनों का मात्रक जूल है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है। हो गया? अब आगे चलिए। किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज और वेग 440 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? तरंग दैर्घ्य निकालना है। तरंग दैर्घ्य तो लैम्डा बराबर V/N। देखिए अभी तुरंत पढ़े, अभी तुरंत क्या पढ़े? 2 नंबर क्वेश्चन में अभी तुरंत पढ़े। V बराबर N लैम्डा, तो तरंग दैर्घ्य पूछा है लैम्डा, तो V/N, V मतलब 440 वोल्ट और N का मान 220 हर्ट्ज दिया है। कटेगा तो 2 आएगा। क्या आएगा आंसर आपका? 2 मीटर। लैम्डा तरंग दैर्घ्य को मीटर में मापते हैं। 2 मीटर, 9 का आंसर 2 मीटर। इसी तरह बनाना है आपको। 10 नंबर क्वेश्चन, 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या, कणों की संख्या N बराबर, तो सबसे पहले ग्राम में भार बटे अनुभार, सोडियम का अनुभार 23 होता है गुना Na, तो ये कटेगा 2 बार में, तो 2 गुना Na का मान 6.022 गुना 10 पर पावर 23, तो 6 दूनी 12, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 गुना 0 0, 6 दूनी 12, 12 गुना 10 पर पावर 23, 12 गुना 10 पर पावर 23। बिल्कुल सही है। और अगर इसका दशमलव यहाँ ले आएंगे तो 1.2 गुना 10 पर पावर 24 हो जाएगा। दशमलव अगर यहाँ ले आएंगे तो 10 से गुना हो जाएगा। आंसर आप लोग इतना ही लिख सकते हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। तो थॉमसन के अनुसार परमाणु जो है एक धनात्मक गोला है जिसमें ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन जो है फैले होते हैं, समान रूप से फैले होते हैं। मतलब जैसे तरबूज का बीज में धंसा रहता है ना, बीज वही है। इसको प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। देखिए इसको कैसे लिखेंगे। थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धनात्मक गोला है जिसमें ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन समान रूप से फैले होते हैं। हो गया, इसी को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे बनाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन, 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु, देखिए ऑक्सीजन का परमाणु बोलता है तो O लिखते हैं, अणु बोला है तो O2 लिखेंगे। ऑक्सीजन का भार 16 तो अणु भार होगा 32 इसका। देखिए मोल बराबर ग्राम में भार बटे अणुभार, अणुभार ऑक्सीजन का कितना 32, क्यों? क्योंकि अणु दिया है इसलिए। तो 32 गुना 5, 5 दिन 10 के 0, हाथ रहा 1, 5 से 15 1, 16। कितना आया आंसर? 16। तो 16 ग्राम होगा आंसर। 160.0 माने 16 ग्राम।
ये हुआ आंसर आपका। कैसे निकाले फिर से बता देते हैं। जैसे ऑक्सीजन का होता है परमाणु द्रव्यमान 16, तो O2 का कितना होगा 16 गुना 2 32। अब मोल बराबर सूत्र होता है ग्राम में भार बटे अनुभार, ग्राम में भार बटे अनुभार। समझ गए आप लोग? वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए और कॉपी में कल बना के लाइएगा सब कोई। 0.5 मोल ग्राम में भार नहीं दिया है, अनुभार निकला 32। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ग्राम बराबर तो 32 गुना 0.5, तो आंसर आएगा कितना आपका 16 ग्राम। 160.0 माने 16 ग्राम। इसी तरह बनेगा। प्रतिरक्षीकरण क्या है? प्रतिरक्षीकरण बना है जैसे हम लोग टीका लेते हैं ना, तो वही सब है प्रतिरक्षीकरण। तो इसका आंसर लिखिए। प्रतिरक्षीकरण क्या है? तो प्रतिरक्षण वह प्रक्रिया है, प्रतिरक्षीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति के शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने का टीका लगाया जाता है। जैसे टिटनस, पोलियो, कोरोना वायरस, ये सब है। फिर से समझिए आप लोग, प्रतिरक्षीकरण क्या है? प्रतिरक्षीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति के शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए टीका लगाया जाता है। समझ गए आप लोग? जल प्रदूषण का 3 कारण था। आप लोग जानते हैं जल प्रदूषित कैसे हो रहा है? तो उद्योगों द्वारा निकाले गए कूड़े कचरे का जल में उत्सर्जन से, मवेशियों को जल में नहलाने से, कपड़ा धोने से, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, कीटनाशक रासायनिक खाद का जल में विसर्जन से, या घरों से निकलने वाले कूड़े कचरे का जल में उत्सर्जन से, उद्योगों द्वारा निकाले गए कूड़े कचरे का जल में उत्सर्जन से। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है? किसी वस्तु को गति में लाने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र होता है, गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 गुना mv²। परिभाषा लिखिए, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा काइनेटिक बराबर गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। हो गया? ये वाला क्वेश्चन बता दिए। एक तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल को परिभाषित करिए, बता दिए। तरंग की तरंग दैर्घ्य आवर्ती v में समान v बराबर n लैम्डा, ये तो बता दिए हैं। v बराबर n लैम्डा ये तो बता दिए हैं। चलिए हम बता रहे हैं क्या आवृत्ति। आवृत्ति क्या है? तो 1 सेकंड में किसी तरंग के पूरे हुए दोलनों की संख्या, 1 सेकंड में किसी तरंग के पूरे हुए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में किसी तरंग के पूरे हुए दोलने की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। और आवर्तकाल क्या है? एक दोलन पूरा करने में लगा समय, एक दोलन पूरा करने में लगा समय, यहाँ से यहाँ तक गया, इसको पूरा करने में लगा समय को आवर्तकाल कहते हैं। समस्थानिक क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। तो वैसे तत्व लिखिए, वैसे तत्व जिसका परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो उसे समस्थानिक कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटेरियम। समझ गए आप लोग? तो समस्थानिक का उपयोग कहाँ करते हैं? यह है प्रोटियम, यह है ड्यूटेरियम जिसको बारूद जल बोलते हैं, यह ट्रिटेरियम। समस्थानिक का उपयोग लिखिए, आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंघा रोग के इलाज में, उसके बाद कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज में, परमाणु भट्टी में भी यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। जल चक्र का चित्र। जल चक्र क्या है? आप लोग एक नदी बना सकते हैं, पेड़ पौधे बना सकते हैं, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश दे सकते हैं, पानी ऐसे आता है फिर जाता है, यही है जल चक्र। अपने से बनाइए इसको, हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, संक्रमण और असंक्रमण रोग क्या है? उदाहरण दें। तो संक्रमण रोग क्या है? ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है उसको बोलते हैं संक्रमण रोग। जैसे सर्दी, जुकाम, एड्स, कोरोना वायरस, कोविड-19 जिसको बोलते थे,
ये सब है संक्रमण रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, और असंक्रमण रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। जैसे यहाँ पे चेचक भी आएगा संक्रमण में, असंक्रमण में आएगा बुखार, कैंसर और यहाँ पे दर्द, ये सब असंक्रमण रोग है। जिसको है चोट लग गया किसी को, तो जिसको है उसी को रहेगा। ठीक है, बहुत ही मेहनत से हम आपका सब्जेक्टिव कंप्लीट कराएं। आप लोग ध्यान से देखिए और थोड़ा मेहनत कीजिए, तब आपका होगा पूरा। समझ गए आप लोग? वीडियो को ध्यान से देखिए और सभी दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कीजिए। धन्यवाद। और ऑब्जेक्टिव वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है।